Assalamu alaikum. My name is Kamran Hussain and I will be your instructor for this Oracle DBA course. इस कोर्स में मैंने Oracle डेटाबेस के मेजर प्रोडक्ट्स एंड फीचर को डिस्कस किया है जो कि आपको एक प्रोफेशनल डीबीए बनने के लिए रिक्वायर्ड होंगे कि आप किसी बैंक में या मल्टीनेशनल फर्म में एज ए डीबीए जाते हैं, Oracle डीबीए जाते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें पे काम आना चाहिए है कि Oracle डेटाबेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं, आर्किटेक्चर क्या है, बैकअप कैसे लेना है, बैकअप को रिस्टोर कैसे करना है, फिजिकल स्टैंड बाय कैसे बनाना, फिर स्टेटा कार्ड की कितनी टाइप्स हैं, स्विच ओवर कैसे करेंगे, फेल ओवर क्या है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। टीडीई कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए है एक प्रोफेशनल डीबीए होने के लिए। तो इस पूरे कोर्स में मैं आपके साथ ये तमाम चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू ज्वाइन एनी बैंक के, और आप किसी मल्टीनेशनल फर्म में एज ए डीबीए काम कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस कोर्स को। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ओरेकल डेटाबेस के आर्किटेक्चर के बारे में कि ओरेकल डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या है। अगर हम ओरेकल डेटाबेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता तो हो ना कि ओरेकल डेटाबेस है क्या, ठीक है। ओरेकल डेटाबेस इंस्टेंस क्या है, एसजीए क्या है, ठीक है, पीजीए क्या है, बैकग्राउंड प्रोसेसेस क्या है, ओरेकल डेटाबेस का फिजिकल आर्किटेक्चर क्या है। तो अब हम जो अपनी इनिशियल क्लासेस के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरेकल डेटाबेस का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे उसकी मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारी होगी कोर्स आउटलाइन ना। को तकरीबन हम जो है सबसे पहले जो है ना कि एक डेटाबेस का आर्किटेक्चर और का डेटाबेस का आर्किटेक्चर और इसका एक कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। तो ठीक ये है। चीज़ें ही है जो हम इस ओवरऑल कोर्स के अंदर लेके चलेंगे, ठीक ठीक है। है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे सीक्वेंस में चलें, और कोई चीज़ बीच में अगर होती है आगे पीछे तो हम इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डेटाबेस का ना आर्किटेक्चर, एक थोड़े से फीचर्स के बाद के बेस के ऊपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आर्किटेक्चर एंड फीचर्स, ठीक है। आर्किटेक्चर, ठीक है। अच्छा देखें, ये चीज़ें बहुत सी चीज़ें बेसिक हैं, आपको पता ही होंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम जो कि ओरेकल डेटाबेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो डेटाबेस हम जो भी मैनेज कर रहे हैं उसका बेसिक पर्पस क्या है, वो हमारा डेटा है। डेटा को हम मैनेज करना है। अब डेटा क्या चीज़ है, आपका जो भी रो इंफॉर्मेशन है कि आपका जो भी फादर नेम है, आपका एनआईसी है, आपकी ईमेल एड्रेस, दीज आर द डेटा, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ डेटा किसी कंप्यूटर फॉर्मेट के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर सेव करते हैं और डेटाबेस में सेव करते हैं, दिस इज़ द डेटाबेस, ठीक है। अगर हम उस डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेट में सेव करें, दिस इज़ द डेटाबेस। उसके बाद आती है हमारे पास आर डी बी एम एस। आर डी बी एम एस बता करता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कि हमें ये बता रहा होता है कि हमने अपने डेटा को किस तरीके से स्टोर करना चाहिए है। आया कि हमने हमारा डेटा के अंदर प्राइमरी की होनी चाहिए है, फॉरेन की होने चाहिए है, हमारा कौन सा कॉलम नल होना चाहिए। प्राइमरी की ये कि आपकी कॉलम्स जो है डेटा यूनिक होना रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। फॉरेन की भी ये होता है कि सही। आपके सेकंड कॉलम अगर लेट्स सपोज आपका एक प्राइमरी टेबल है, मास्टर टेबल है, और उसकी डिटेल आपने बनाई है। लेट्स सपोज मास्टर ये है कि आपकी एक जगह के ऊपर आपकी सेल पड़ी है और दूसरी जगह पे आप सेल की डिटेल पड़ी है कि उसमें कौन कौन से आइटम है। अब सेल की इनवाइस है, इनवाइस आपकी डिटेल किसी दूसरे टेबल के अंदर जा रही है, तो वो उसका डिटेल टेबल होगा। तो डिटेल टेबल के अंदर सेल इनवाइस का नंबर जाएगा। तो दीज आर आपको सेकंड में आप क्या करेंगे, प्राइमरी की आपकी इनवाइस एक टेबल के अंदर उसकी प्राइमरी की होगी और सेकंड टेबल में उसकी रेफरेंस आपको ऐड करेंगे ताकि दोनों टेबल के अंदर ज्वाइनिंग कर सकें, आके रिलेशनली को डेटा को अगर आप पिक करना है तो डिटेल के थ्रू वहां से निकाल सकें। तो यानी कि ये जो अब रेफरेंस कॉलम की बात करें, रेफरेंस कॉलम वो फॉरेन की हो गया ना, फॉरेन की वो कॉलम। वो आपका फॉरेन की कॉलम होगा। लेट्स सपोज आपका कस्टमर है, ठीक है ना। अब आपके कस्टमर का एक टेबल बना हुआ है, आपने कस्टमर के आईडी बनाई आपने, वो कस्टमर का नाम है, अब कस्टमर आईडी आपका प्राइमरी की है। अब आप कोई एक प्राइमरी की। कस्टमर की सेल्स कहीं एंटर कर रहे हो, अब वहां पे जहाँ सेल्स एंटर कर रहे हो तो वहां पे कस्टमर का नाम लेके नहीं जाओगे, सिर्फ कस्टमर की आईडी लेके जाओगे,
ठीक है, सिर्फ कस्टमर आईडी जाएगी और आपने उस कस्टमर ने क्या सेल किया, कौन सा आइटम सेल हुआ, आपने वो इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे। अब जो सेकंड जो टेबल के अंदर कस्टमर की सेल लेके जाओगे वो सिर्फ कस्टमर की आईडी जाएगी। तो अब क्या होगा, प्राइमरी की कहाँ पर होगी, कस्टमर का मेन टेबल है जहाँ पे कस्टमर का नाम होगा वो प्राइमरी की होगी, सेकंड टेबल में उसकी सिर्फ उसकी आईडी जाएगी, तो वो सेकंड टेबल उसका रेफरेंस टेबल हो गया, वो सेकंड क्या होगी, उसकी फॉरेन की होगी। तो ये चीजें हमें डेटा को किस तरीके से रखना चाहिए है, ये रूल्स हमें कौन डिफाइन कर रहा है, आरडीबीएस बता रहा और अच्छा, वन मोर थिंग, कि जैसे कि एक चाइल्ड टेबल और पेरेंट टेबल के कॉन्सेप्ट इसी में ही आ गया। अगर हम कोई डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम चाइल्ड से नहीं कर सकते। पहले हमें पेरेंट, उसका जो पेरेंट टेबल होगा फिर वहां से डाटा डिलीट होगा, देन चाइल्ड से डिलीट होगा। ऐसे है। ही है ना, अगर हाँ, आपने। हाँ बिल्कुल सही है। देखा, इसमें ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि चाइल्ड से ही करें, मगर अगर आपने रिलेशनशिप जनरेट किया हुआ है, अगर रिलेशनशिप बनाया हुआ है, देखिए, आप कोई टेबल क्रिएट कर दो डेटाबेस के अंदर, आपने मास्टर टेबल सही क्रिएट किया कस्टमर का, ठीक है, सही है। कस्टमर का टेबल किया, अब आपने एक और टेबल क्रिएट किया सेल्स, जिसके अंदर कस्टमर की सेल्स एंटर की हुई है, ठीक है। अब आपको डिलीट करनी है उस कस्टमर की, आपने कस्टमर को डिलीट करना है, लेट्स सपोज मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो कस्टमर को अगर आप डेटाबेस के अंदर किसी किस्म की कोई रिलेशनशिप जनरेट नहीं करी है, ठीक है, रिलेशनशिप ऑटोमेटिक बनती नहीं है, रिलेशनशिप बनाना पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। बनाएंगे तो इम्प्लीमेंट होगी। अगर आपने रिलेशनशिप नहीं बनाई है, आपने टेबल क्रिएट किया कस्टमर का, और एक टेबल किया क्रिएट किया सेल्स का, ठीक है, अब सेल्स के अंदर आपने कस्टमर की आईडी डाल दी और उसके कस्टमर की सेल इन्फॉर्मेशन डाल दी, और मास्टर में कस्टमर की आईडी पड़ी हुई है, मगर दोनों के दरमियान अगर आपने कोई फॉलोअर की रिलेशनशिप नहीं क्रिएट किया, तो अगर आपको डिलीट करना है तो आप डायरेक्टली मास्टर से डिलीट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपने फॉरेन की जनरेट कर दी है, आपने ये बता दिया डेटाबेस के अंदर कि यार टेबल ए की प्राइमरी की ये है, उसकी फॉरेन की ये है, तो जब आगे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिटेल टेबल से पहले डिलीट करोगे फिर जाके आपका मास्टर डिलीट होगा। ये क्लियर है? सही 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 सही। ठीक है। बहुत सी मैंने होता है कि लोग समझते हैं कि हम ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता, रिलेशनशिप बाय डिफॉल्ट नहीं बनता। नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम रिलेशन नहीं देंगे तो हम हम्म। किसी भी टेबल, या मास्टर हो या चाइल्ड हो, किसी भी टेबल से जाके डिलीट कर सकते हैं अगर हमने बिल्कुल कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया हुआ, है नहीं ना। बना है, बिल्कुल। बाय डिफॉल्ट ओरिकल हो, एसक्यूएल सर्वर हो, माइस्क्ल हो, कोई के अंदर आप डेटाबेस बनाएंगे रिलेशनशिप नहीं जनरेट होता, ठीक है, रिलेशन आपने जनरेट नहीं जनरेट होता। बनाना पड़ता है। जब आप बनाओगे तो ही जाके आपको, जिसके बेस पे हम कहते हैं जो रिलेशनशिप डायग्राम होती है, जो आपकी डेटाबेस आपके बनाते हैं, तो वो इसी बेस पे बन रही होती है, ठीक है। तो आरडीबीएमएस हमें क्या बता है, ये रूल्स बता रहा है कि हमने अपने डेटा को कैसे रखना चाहिए है। आपका यूनिकनेस होनी चाहिए है, आपके, ये नहीं है कि आपके जो एक ही टेबल के एक ही कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कस्टमर का नाम आप बार बार रिपीटेड टेबल्स के अंदर रख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए है, ठीक है। तो सही ये है। सब सेट ऑफ रूल्स आपको कौन बता रहा है, आरडीबीएमएस बता रहा है। अब बहुत सारी बात कर, जी, अच्छा, प्राइमरी की में नॉट नल और यूनिकनेस ये दोनों चीजें होती हैं, हाँ यूनिकनेस और नॉट नल। बिल्कुल, तो हाँ प्राइमरी की बनेगा, अगर हमें सिर्फ यूनिक इंडेक्स लगाना है तो वो सिर्फ यूनिक वैल्यू उस पे आ सकती है, यानी कि उसमें नल वैल्यू भी अप्लाई हो सकती है, राइट। बिल्कुल। प्राइमरी की के अंदर ओके। नल वैल्यू अलाउ नहीं होती है, ठीक है। दोनों के अंदर दोनों ही यूनिक होती है, मगर प्राइमरी की में नल वैल्यू अलाउ नहीं होगी, और यूनिक, अलाउ और नहीं यूनिक होगी, की के ठीक है। अंदर नल अलाउ होता है, ठीक। ठीक है। तो बस दोनों में डिफरेंस ये है। और मगर प्राइमरी, अब आप जो आरडीबीएमएस की बात करते हो, जो सेकंड रिलेशनशिप आप बनाओगे तो वो प्राइमरी की पे बनेगी, ठीक है, वो बिल्कुल सही, प्राइमरी की बिल्कुल पे बने, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, एक जगह प्राइमरी की होगी और एक जगह फॉरेन की होगी, वो फॉरेन ये की दोनों होगी, आपस में रिलेट करेंगी। वो बनेगी रिलेशनशिप, सही है। मगर ऐसा नहीं होगा यूनिक की को आप सेकंड पे उसकी फॉरेन की बनाओगे, प्राइमरी की रिलेशनशिप आपने फॉरेन की बनानी है, ओके ओके। ठीक है। तो ही जाके आपकी रिलेशनशिप जनरेट होगी प्रॉपर तरीके से। तो यही चीज़ें आपको आरडीबीएमएस के कॉन्सेप्ट में, आरडीबीएमएस के रूल्स में आपको यही चीज़ें बताती हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे ये तो डेवलपर के डोमेन में आता है ना, कि डाटा कैसे रखना है, कहाँ मतलब कि रिलेशनशिप रखनी है नहीं रखनी। ये बीइंग अ डीबी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं होती ना। देखें, रखना, बीइंग ए डीबीए, हम अगर बात करूं एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, मगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि देखें, आप एक डेटाबेस को चला रहे हो,
अब अगर आपको पता नहीं है कि यार आरडी रिलेशन आरडीबीएमएस होता क्या है, अब आपने अपने ओके। प्रोग्रामर को बताना है यार तुमने जो चीज़ों को प्राइमरी की नहीं बनाई है, फॉरेन की नहीं बनाई है, तुम्हारे एग्जीक्यूशन जो आगे पढ़ेंगे हम एग्जीक्यूशन प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है, तो आपकी ये चीज़ें नहीं प्राइमरी की आपने डेटा अपने टेबल के अंदर नहीं जनरेट करी है, तो अब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि प्राइमरी की होता क्या है, तो आप अपनी डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेशन करोगे कैसे, आप अपने प्रोग्रामर्स को समझाओगे कैसे, ठीक है ना? तो इस तरीके से देखा जाए तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसी वजह से होती है, ठीक है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने करना नहीं होता, हाँ, ये चीज़ें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने करवाना पड़ेगी और हाईलाइट जरूर करना पड़ती हैं, ठीक है? ओके। हाईलाइट ओके। करना पड़ती हैं ताकि उसको पता नहीं होगा तो वो कैसे डेटाबेस को चलाएगा। देखा ना, आप एक गाड़ी चला रहे हो, अगर आप उस गाड़ी के बारे में आप एक गाड़ी को इंजन ऑपरेट कर रहे हो, वो उसकी चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो गाड़ी को कैसे चलाओगे? सिर्फ ये तो नहीं है सिर्फ ड्राइव करना है, खड़ी कर देना है, ठीक है ना? उसके बारे में पता होना चाहिए है, अगर आप डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है? यू शुड नो सही। कि डेटाबेस का, ठीक है, आपने प्रोग्रामिंग नहीं करनी, मैं ये नहीं कहता आपको आपने प्रोग्रामिंग करनी है, मगर आपको एक नॉलेज हो कि यार प्रोग्रामिंग क्या है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इस चीज़ का आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए है, ठीक है? सेलेक्ट चलानी है तो कैसे चलाओगे, अपडेट करनी है तो अपडेट कैसे करोगे, ये चीज़ें पता होगा कि आपका प्रोग्रामर अगर डेटाबेस में आके उल्टा सीधा काम कर रहा है, आप ये चीज़ें लिख रहा है वो लिख रहा है, तो उसको आपको पता हो कि उसको भाई आप गलत कर रहे हो, आप उसको हाईलाइट कर सको, सही। सही। ठीक है? अब आता है सेकंड, थर्ड वन, फोर्थ वन आता है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। अब ये क्या है, आपकी डेटाबेस का स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज क्या करती है, आपको देखें डेटाबेस में सेलेक्ट है, अपडेट है, डिलीट है, insert, ये चार आपके ऑपरेशन है डेटाबेस के ना, ठीक है? सेलेक्ट है, अपडेट है, डिलीट है, इंसर्ट है, ये चार बेसिक ऑपरेशन तो डेटाबेस के अंदर होंगे। तो एसक्यूएल ये करता है कि आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया कि यार आपने कोई भी डेटाबेस, अभी हमने किस स्पेसिफिक डेटाबेस की बात ही नहीं कर रहे कि ओरेकल की है, एसक्यूएल सर्वर की है, माइस्क्यूएल, ये चार चीजें आपको तमाम डेटाबेस में मिलेंगी, ठीक है? तो ओके, यानी अब बिल्कुल कॉमन, यानी कॉमन है, एसक्यूएल हो गया, आरडीएमएस हो गया, ये तो कॉमन है। कॉमन है ना, ये एसक्यूएल सर्वर है, माइस्क्यूएल है, ओरेकल है, इन सब के अंदर पोस्टग्रे है, इनके अंदर ये कॉमन होंगी, ठीक है? तो एसक्यूएल क्या कर रहा है, हमको एक स्ट्रक्चर क्यूरी बता रहा है कि आपने कोई भी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है ना, तो इस तरीके से कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट करने के लिए। और वो कौन सी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बता रहा है, रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है? रिलेशनल डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए एसक्यूएल बता रहा है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इज फॉर द रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है? अब इसमें रिलेशनल डेटाबेस भी है, एक है नो रिलेशनल, मतलब तो नो एसक्यूएल, आपने पढ़ा होगा नो एसक्यूएल डेटाबेस भी है, जैसे मोंगो डीबी है, नो जी एसक्यूएल जी जी। डेटाबेसेस है, ठीक है ना? तो ये डेटाबेसेस नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, इनके अंदर डेटाबेस में डेटा एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर सेव हो रहा है, ठीक है ना? वो डेटाबेस नो एसक्यूएल है, वो रिलेशनल डेटाबेस नहीं है। तो एसक्यूएल इज स्पेशली फॉर द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाई गई है, और इसमें सेलेक्ट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, तो उसका एक स्टैंडर्ड बता दिया। तो हर किसी को एक स्टैंडर्ड बता देता है कि आपने सेलेक्ट के लिए लिखना है, सेलेक्ट स्टैटिक लिखना है, फ्रॉम लिखना है, ये कीवर्ड इस्तेमाल करना है, अपडेट करना है तो अपडेट ऐसे करना है, डिलीट ऐसे करना है, और आपने सेलेक्ट ऐसा करना है, इंसर्ट ऐसे करना है। तो एसक्यूएल क्या बता रहा है हमें, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हमें ये चीज बता रही है कि हमने अपनी स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। अब बात आती है कि बहुत सी इसमें ये होती है ऑल्टर टेबल। अब ऑल्टर टेबल की डेफिनेशन में चेंज करना है, तो ऑरिकल के अंदर ऑल्टर की कमांड हो सकता है अलग हो, ठीक है? ऑल्टर की कमांड ही लिखी होगी, मगर ऑल्टर टेबल मॉडिफाई, एसक्यूएल सर्वर है मॉडिफाई का कमांड होगा, ओरेकल में मॉडिफाई की कमांड होती है, तो उसमें थोड़े बहुत सिंटैक्स जो है ना वहां पे चेंज होंगे, ठीक है? जो इनर सिंटैक्स होंगे वो हो सकता चेंज हो, मगर जो ओवरऑल आपकी कमांड है वो ओवरऑल हर डेटाबेस के अंदर सेम होगी, ठीक है? ऑल्टर, ऑल्टर की ओके। कमांड का मतलब ये है कि आपने टेबल की डेफिनेशन में चेंज करना है, टेबल की डेफिनेशन को चेंज करना बाय द यूज ऑफ ऑल्टर करोगे, ऑल्टर मगर वो यानी ये डीडीएल परफॉर्म कर रहे हैं। डीडीएल, डीडीएल परफॉर्म करने, क्रिएट टेबल सब में सेम होगा, क्रिएट टेबल सब में सेम होगा, ऑल्टर टेबल सब में सेम होगा, मगर ये होगा कि ऑल्टर टेबल मॉडिफाई कॉलम, जैसे ओरेकल के अंदर कोई कॉलम में मॉडिफाई करना है, ऑल्टर टेबल मॉडिफाई कॉलम, कोई डेटा टाइप अटेम्प्ट करनी है, हम इसका यूज करेंगे, तो एसक्यूएल सर्वर में हो सकता है ये सिंटैक्स आगे जाके थोड़ा डिफरेंट आ जाए, मगर मेन सिंटैक्स सिंटैक्स सेम होगा, ओके। ठीक है? तो ये चार चीजें। अब ये आती है ओरेकल डेटाबेस क्या है, ओरेकल डेटाबेस क्या है कि आपका एक इंजन है, ओरेकल डेटाबेस एक इंजन है
जो कि ये दो चीज़ों को मेन, रिलेशनल डेटाबेस और एसक्यूएल को रखते हुए ओरेकल ने एक इंजन बनाया, एक अपनी डेटाबेस बना दी। ठीक है, जिसके अंदर वो रिलेशनल डेटाबेस भी सपोर्ट कर रहा है और एसक्यूएल को भी सपोर्ट कर रहा है। तो उसके बेस पे ओरेकल ने अपना एक इंजन बना दिया, जैसे किस कह दिया ओरेकल ने, ओरेकल डेटाबेस। ठीक होगी। अब आती है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जिसको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये है कि जो हमारा जैसे लिनक्स है, हमारा विंडोज़ है, ठीक है, जो हमारी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को ऑपरेट कर रहा है, हमारा हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट कंपोनेंट को यूज़र फ्रेंडली बना दिया कि यूज़र कंट्रोल कर सके। आपकी मेमोरी है, आपकी हार्ड डिस्क है, आपकी रैम है, उन सबको यूज़र के लिए अवेलेबल करवा दिया। वो काम कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर हम बात करें, ये चार चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली कि डेटा, डेटाबेस, आरडीबीएमएस, एसक्यूएल, ये तो स्टैंडर्ड हो गए। अब अगर हम डेटा ठीक है। ओरेकल डेटाबेस की बात करते हैं, तो ओरेकल डेटाबेस के ने सबसे पहले हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा आता है, लिनक्स है या विंडोज़ है, क्योंकि हमारे डेटाबेस के ऊपर चल रहा होगा, हमारे सिस्टम पे चल रहा होगा। वैसे ओरेकल के लिए ज्यादातर वैसे ओरेकल लिनक्स ही चल रही मैच कर रही होती है ना, मीन्स के स्पार्क भी और सन सोलारिस और भी विंडोज बेस्ड भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादातर ओरेकल लिनक्स हो रही होती है, चल रही होती है। जी, देखें, ये बेसिकली अगर बात करें ना, ये यूज़ पर है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो फीजिबल चीज़ें हैं, और ऑर्गेनाइजेशन वो इस्तेमाल, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि विंडोज़ भी इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जब बैंकिंग सेक्टर, मोस्टली बैंकिंग सेक्टर में अगर बात करूं मैं, तो वो लिनक्स पे ही इस्तेमाल कर रही हैं, या कोई मल्टीनेशनल फर्म से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, तो वो अपनी डेटाबेस, ओरेकल की बात करता हूँ, तो वो ओरेकल को इन आपका लिनक्स पे ही चला रहे होते हैं। अब ये होता है कि बहुत सी बहुत से मैंने क्लाइंट देखे हैं, जैसे कि जो कि अभी मैं गया था रियाद, तो वहाँ पे भी क्या अपने वो विंडोज़ पे चला रहे थे। ठीक है, डेटाबेस ओरेकल की विंडोज़ पे चला रहे थे, मगर वो प्लान था उनको ओरेकल से लिनक्स पे लेकर आने का। तो वो फिर क्या होता है, अब विंडोज़ ओरेकल, एक देखा जाए तो मार्केट वैल्यू के अंदर क्या है, विंडोज़ लोग प्रेफर करते हैं डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, और एंटरप्राइज सिस्टम को हम्म। इस्तेमाल करने के लोग लिनक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसमें AIX भी है, मोर सिक्योर बात करें, AIX भी लोग चला रहे हैं, मगर AIX के क्या है, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सोलारिस है, सोलारिस भी आई थिंक उसकी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। अब ये क्या होता है, लिनक्स जो लोग क्यों ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कि ये सिर्फ ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई लाइसेंसिंग की लिनक्स। रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, लिनक्स। अच्छा, चाहे चाहे रेड हैट हो चाहे ओरेकल हो। हाँ हाँ, कोई नहीं, सिर्फ अगर आपने ओरेकल लिनक्स ली है ना, तो आपने उसकी अगर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट क्या है, उसकी सपोर्ट है, तो आपको सिर्फ उसके पैसे देने पड़ेंगे, आपको कोई लाइसेंसिंग कोई नहीं है। ठीक है, ओके, अच्छा। तो ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ओपन सोर्स है। आप ओरेकल लिनक्स ले लो या रेडर ले लो, ये ओपन सोर्सेज है, मगर हाँ, सब्सक्रिप्शन के पैसे हैं। ओरेकल लिनक्स आप लोगे तो उसकी सब्सक्रिप्शन के पैसे लगेंगे, वो आपने वो लेना पड़ेगी। अगर आप नहीं वो लेना चाहते सपोर्ट तो तो, लेनी लेनी है, हाँ, सपोर्ट नहीं होगी तो फिर कैसे पैचेस और ये सब अब सपोर्ट उसमें मसला क्या आता है, ओएस की कैसे, हाँ। अब ओरेकल लिनक्स को आप कैसे लेके आओगे, अब ओरेकल लिनक्स तो ओरेकल ने अपनी साइट पे, अपनी अपनी साइट पे रखी होगी ना। अब वो क्या होता है, ओरेकल लिनक्स ने किसी ने डाउनलोड करके अपनी किसी जगह पे अपलोड कर दी, वहां से वो चलती भी आ रही है, तो वो तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर अब ओरेकल ने क्या किया, अब ओरेकल लिनक्स को डाउनलोड करना है, तो ओरेकल सपोर्ट साइट पे लेना है, आपने वहां जाके ओरेकल ई डिलीवरी से डाउनलोड करोगे तो आपको ओरेकल लिनक्स मिलेगी। ठीक है, मगर अब रेडिट तो आपको गूगल पे कहीं भी डाउनलोड करो, गूगल की रिपोजिटरी से मिल जाएगी। ठीक है, वैसे ही अब ओरेकल सही लिनक्स को सही। डाउनलोड, तो ये चीज़ें क्या है, सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है, आपको जरूरत नहीं है सब सपोर्ट की, आप चलाते रहो। तो वो कोई ऐसी कोई हाँ, ये AIX है। अब AIX को आपने, AIX भी आपने यहाँ से लेने के लिए आप क्या करोगे, AIX को चलाने के लिए तो आपको IBM का सॉफ्ट IBM लो। अब आप AIX को अगर तो आप इंटेल पे चलाते हो, तो AIX इंटेल ठीक है चल तो जाएगी, मगर AIX है IBM का। ठीक है ना। अब अच्छा, आपने वो आईबीएम का है। आईबीएम की ना, आईबीएम की प्रोडक्ट है, अब आईबीएम की प्रोडक्ट भी लेकर आए हो, तो फिर आईबीएम की आप चलाओ ना, मतलब अगर आप बैंकिंग सिस्टम चला रहे हो, अब बैंकिंग में आपने क्या किया, आपने रेड हैट परचेज किया, ओ सॉरी, आपने इंटेल बेस्ड हार्डवेयर परचेज किया, उस पर आपने अपनी AX को इंस्टॉल कर लिया, तो आप ये चीज़ें जो है ना मिसमैच हो रही हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम, उस वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर वो दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं। अब ज़्यादातर इंटेल के ऊपर लोग चला रहे हैं, रेड तो आपका रेड हैट चला रहे हैं, या इंटेल पे विंडोज़ चला रहे हैं,
इंटेल के ऊपर आप AX भी चला सकते हो, ये मना नहीं है, चल जाएगा। अच्छा, हार्डवेयर की कंपैटिबिलिटी भी मैटर कर रही होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ? जी जी, कंपेटिबिलिटी भी देखनी होती है ना। हाँ देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया जाता है वो ये भी देखा जाता है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस फॉर कौन से हार्डवेयर के नहीं है, ठीक है ना, कौन से हार्डवेयर के लिए बनाया जा रहा है। तो अब तो AX तो हर, पहले तो मुझे नहीं पता, अब ये AX जो है, अब हर किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इंटेल भी सपोर्ट करता है, तो इंटेल पे भी AX अब इंस्टॉल कर सकते हो। ओके ओके। वैसे नॉर्मली जो मतलब मल्टीनेशनल हो या आप बैंकिंग सेक्टर देख लें या टेलीकॉम देख लें, तो ये मतलब कि इनके अगर हार्डवेयर की बात करें तो ये लोग इंटेल मैन्युफैक्चर चीजें ले रहे होते हैं, या AMD, या और भी कुछ दूसरा, या एक्सियन हो गया, क्या मतलब ये देखें, इसी तरह अब की? ये जो बैंकिंग सेक्टर्स है ना, ये ज़्यादातर चलते हैं यूज़ केसेस। देखें, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो चलती है ना, वो चलती है यूज़ केसेस के ऊपर, कि यार कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, ठीक है। ऐसा कोई बैंक अपनी मर्जी से ऐसे नहीं आएगा, यार मैं तो जो ना ये एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया है और ये नया बैंक खोल रहा हूँ, कि SBL ने डिसाइड किया कि जी मैं जो हूँ ना, ये नया हार्डवेयर आया ये लूंगा और इस पर ये नया ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंस्टॉल करूंगा। तो ऐसा कभी SBL नहीं करेगा, ठीक है। और अच्छा। भी जितने भी बैंक्स हैं ना, ये देखेंगे यूज केसेस, कि यार कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो इस वक्त मार्केट में चल रही है और काफी अरसे से चल रही है, इसमें इश्यूज नहीं है, तो ये चीजों को देखने के बाद ये प्रोडक्ट लाइन डिफाइन करते हैं, एक प्रोडक्ट लाइन को सेलेक्ट करते हैं, सही। ठीक है ना। तो ये चीजें मैटर करती हैं। अब जैसे एक्सा है, ओरेकल एक्सा, बहुत सी जगहों पे अगर अल्फला के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्फला के अंदर AIX चला रहे हैं वो लोग, ठीक है। अल, ए- अल्फला के अंदर रैक नहीं है, सिंगल स्ट्रेंथ पे चला रहे हैं वो, ठीक है ना। उनको कोई टेंशन नहीं है कि हमारा रैक नहीं है, रैक अच्छा, कोई मसला, चला एक्साडेटा रहे हैं। ओरेकल रीस्टार्ट में चल सकता है और एक्साडेटा? ओरेकल रीस्टार्ट ये सिंगल स्ट्रेंथ है ना। अब और सिंगल स्ट्रेंथ के ऊपर भी शायद ओरेकल डेटा, एक्सा डेटा देखें, सिंगल ओरेकल रीस्टार्ट है ना, ये आपका जी क्या है, जी। सिंगल स्ट्रेंथ डेटाबेस है, वन नोड डेटाबेस, बिल्कुल। ठीक है ना। तो आप एग्जा डेटा तो वैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं, तो वो तो है ही, आप रैक के ऊपर है, मगर एग्जा डेटा में बहुत सी नोट आती हैं जिसके अंदर सिंगल नोड हो, तो वो सिंगल नोड चल तो जाता है। रिस्टार्ट पे सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगी, मगर एग्जा डेटा बाय डिफॉल्ट सॉल्यूशन आती है, वो तो रैक पे आती है, ओरिकल रैक पे आती है, ओरेकल। ठीक है। चल जाने को तो चल जाएगा, ठीक है। ओरिकल एग्जा डेटा को आप जितना भी उसको ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मेरे साथ ऐसा भी केस हुआ था कि जो लास्ट में टेलीनॉर में था, मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट थी कि एक्सेलेरेटर के ऊपर सब कुछ डिलीट करके विंडोज पे चला के दिखाओ, तो ऐसी रिक्वायरमेंट भी आई थी। तो बहुत से लोग कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, एक्सेलेरेटर पे बहुत चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, बट रेकमेंडेड नहीं होगा? भाई जो ओरिकल एक्सेस डेटा ओरिकल ने बनाया ही अपनी उस रैक रैक के लिए बनाया है ना, तो उसको जिस हम्म। पर्पस के लिए बनाया गया है उस इंजीनियर सिस्टम को, आप उसको वैसे ही इस्तेमाल करें। अगर आप कहते हैं कि अपनी मर्जी के पे काम करेंगे, तो ओरिकल को सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, आप टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हो कर लें, फिर ओरिकल उसको सपोर्ट नहीं करेगा। आपको अगर कोई इशू आएगा, तो ओरेकल उसको सपोर्ट नहीं करेगा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है हार्डवेयर को सपोर्ट करेगा, कि हार्डवेयर तो ठीक है, हार्डवेयर में कोई चेंज तो आप करोगे नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा। तो ये जो सपोर्ट होती है ना, यही मैटर कर रही होती है ना, कि अब आपने ओरेकल एक्सा डेटा परचेज कर लिया अपनी मर्जी, उसकी ऑपरेटिंग की चीज़ों पर खुद ही चेंजेस कर दी, कर दो, आप कर देने को दिया, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मर्जी है, आप जो करना है कर लो। मगर फिर ओरेकल उस सॉफ्टवेयर को जो आपने उस पर इंस्टॉल किया उसको सपोर्ट नहीं देगा, सपोर्ट नहीं देगा? अच्छा अच्छा, तो हाँ सही। ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बेसिकली पर्पस क्या है, हम जो चला रहे होते हैं वो इसी का पर्पस ये होता है कि आपकी जो हार्डवेयर है उसको यूज़र के लिए यूज़र इंटरेक्शन पैदा करना, और यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने का काम जो कर रहा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। अब आप बात करते हैं, यहाँ तो हमने देख लिया कि जनरलाइज बात कर रहे थे, अब आते हैं ओरेकल डेटाबेस के ऊपर। देखिए, ओरेकल डेटाबेस को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि देखिए, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर तीन तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कंप्यूटर में तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारी रैम, एक होता है सही। हमारी हार्ड डिस्क, ठीक है ना, और एक होता है हमारा मतलब CPU, ठीक है ना। सही। CPU, रैम और आपकी हार्ड डिस्क। CPU का काम क्या होता है, आपकी प्रोसेसिंग करना। CPU क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, कोई भी टास्क को परफॉर्म कर रहा है, वो कर रहा है आपका CPU, ठीक है।
रैम के अंदर सीपीयू क्या करता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो टेम्परेरी तौर के ऊपर रैम के अंदर रखता है और सीपीयू उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, ठीक है ना। और उसको परमानेंटली सेव करता है कहाँ पे, आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर। ये तीन कंपोनेंट थे, इन तीन कंपोनेंट से काम कौन ले रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ले रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग इन सिस्टम ले तीन रहा है। कंपोनेंट से काम ले रहा है ना, कि आपके सीपीयू से काम करवाता है, काम करवाने के बाद टेम्परेरी तौर पे आपके रैम में रखता है और परमानेंटली सेव करता है आपकी स्टोरेज के ऊपर। ठीक हो गया। ये कंप्यूटर का बेसिक मॉडल है जो कि बाय द बिगिनिंग इस तरीके से कंप्यूटर काम कर रहा है। ओरेकल ने भी सही। अपना जो आर्किटेक्चर है, इन तीन कामों को इन तीन चीजों को जो चीजों को देखते हुए ओरेकल ने अपना आर्किटेक्चर ही बनाया। इन तीन चीजों को देखते हुए ओरेकल ने अपना आर्किटेक्चर बनाया। अच्छा, अब आता है ओरेकल के आर्किटेक्चर के, हमारे सबसे पहले आता है इंस्टेंस। अब इंस्टेंस के पहले हम आते हैं, अब पहले बात करते हैं जो तीन कंपोनेंट्स थे, जो हमने बात किए ओरेकल के तीन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपका कौन सा है, सीपीयू, आपका रैम और आपकी हार्ड डिस्क। ओरेकल ने अपने मेजर कंपोनेंट्स, ओरेकल के मेजर कंपोनेंट वो भी तीन है, ठीक है। एक है ओरेकल का मेमोरी एरिया, एक है ओरेकल के बैकग्राउंड प्रोसेसेस और एक है ओरेकल का स्टोरेज एरिया, ठीक है। वैसे ही कंप्यूटर के भी तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं, सीपीयू, मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। अगर बात करता हूं मैं ओरेकल की जो कंप्यूटर की मेमोरी एरिया, कंप्यूटर का मेमोरी एरिया जिसमें ओरेकल रैम, रैम और ओरेकल का मेमोरी एरिया बोथ आर इक्वल, ठीक है, बोथ आर इक्वल, ठीक है। बोथ आर इक्वल। सीपीयू, सीपीयू का काम क्या है, कोई प्रोसेस प्रोसेस करना, करना। प्रोसेस जी जी करना। जी। वैसे ही ओरेकल में है बैकग्राउंड प्रोसेसेस। बैकग्राउंड प्रोसेस का काम क्या है, टास्क को परफॉर्म करना, कोई भी टास्क होगी वो बैकग्राउंड प्रोसेसर परफॉर्म करेंगे। तो सीपीयू को रिलेट कर दिया मैंने आपके बैकग्राउंड प्रोसेस से। और फिर आती है लास्ट वन, हमारा क्या था, हार्ड डिस्क। तो वही ओरेकल में है स्टोरेज एरिया, स्टोरेज एरिया। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गए, तीन मेजर कंप्यूटर कंप्यूटर के हो गए, और तीन मेजर कंप्यूटर हार्ड आपके जो हो गए ओरेकल के हो गए। अब कोई भी टास्क परफॉर्म करनी है, ओरेकल की बात करते हैं, तो ओरेकल ने कोई भी टास्क परफॉर्म करनी है तो वो क्या करेंगे, बैकग्राउंड प्रोसेस से टास्क को परफॉर्म करेंगे और टेम्परेरी तौर पे अपने मेमोरी एरिया के अंदर रखेंगे और उसको परमानेंटली अपने स्टोरेज एरिया में सेव कर देंगे। यही तीन काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही तीन काम कर रहा था, ओरेकल डेटाबेस भी यही तीन काम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब सही। आती है, ये तीन तो बात हो गई हमारी ये। अब ओरेकल में एक चीज होती है इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या चीज है कि हमारा जो, मैं अगर कोई कंप्यूटर की बात करता हूँ, अब हम कंप्यूटर के ऊपर आते हैं। देखें, आपके पास एक कंप्यूटर, आपको में लैपटॉप है। अब लैपटॉप के अंदर आपकी एक हार्ड डिस्क लगी होगी, आपके जो आपका सीपीयू भी है, मेमोरी है, एक हार्ड डिस्क है। आपका लैपटॉप में कि जो डेटा रखा हुआ डेटा आपका, जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन रखी हुई है, वट आपकी वर्ड की फाइलें, आपकी कहाँ रखी होंगी, आपकी हार्ड डिस्क में सेव होगी। आपकी सही। किसी वजह से हार्ड डिस्क करप्ट हो जाता है, आपका डेटा करप्ट हो जाता है, ठीक है। हार्ड डिस्क में डेटा डिलीट हो गया, वट कुछ हुआ, तो अब क्या हुआ, आप मार्केट जाके एक नई हार्ड डिस्क लेकर आओगे और दोबारा से इंजेक्ट कर दोगे, तो आपका सिस्टम चलना लग जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। चलने लग जाएगा। हाँ, अब उसके अंदर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम नया इंस्टॉल करना पड़ेगा, विंडोज जो भी नई इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वर्ड नया इंस्टॉल करना पड़ेगा, सब कुछ कर देने के बाद आपका सिस्टम दोबारा चलने लग जाएगा। अब इसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क आपने निकाली तो दो चीजें कॉमन है। वो क्या कॉमन है, आपका सीपीयू, आपकी रैम, वो आपकी नहीं चेंज हुई। अगर आपने हार्ड डिस्क निकाल ली तो आपका डेटा निकल गया, इसका मतलब है हार्ड डिस्क में आपका डेटा है, ठीक है। और सीपीयू और रैम में आपका, वो आपका डेटा नहीं है। वो क्या करने है, वो बिल्कुल। काम करने वाले हैं। वो कोई डेटा नहीं मैनेज करे, वो डेटा कहाँ से उठा रहे हैं, वो आपकी हार्ड डिस्क से उठा के वहां लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ओरिकल ने क्या किया, वो चीज जिसकी डिपेंडेंसी डेटा पे नहीं है उसको अलग कर दिया, उसको नाम दे दिया इंस्टेंस का, ओके ओके। ठीक है। उसको नाम दे दिया इंस्टेंस का। उसकी डिपेंडेंसी कोई नहीं है, डेटा असल एक्चुअल मेरी क्या चीज है, डेटा है ना मेरे लिए। मेरे लिए मेरा एक्चुअल चीज क्या है, वो है डेटा। डेटा कहाँ पड़ा है, मेरे हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हार्ड डिस्क में निकाल के कहीं और निकाल के लगा दूं, कुछ भी कर दूं, कहीं किसी और जगह पे ले जाऊं, तो हार्ड डिस्क मेरे लिए
कॉमन है, और दो चीजें मेरी कॉमन हो गई ओरेकल ने। तो यही चीज ओरेकल ने स्ट्रेटेजी अपनाई कि इंस्टेंस एक अलग कर दिया, उसके अंदर दो चीजें हैं, आपका मेमोरी एरिया और बैकग्राउंड प्रोसेस। मेमोरी एरिया और बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है, स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स हैं ओरेकल के। ठीक है, स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स है। स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स हो गए। लेट्स वही बात को आप समझने की कोशिश करना मेरी, कि आपके पास एक एक ही मॉडल की दो नोटबुक्स हैं, एक ही मॉडल की दो नोटबुक्स हैं। ठीक है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरा डेल की नोटबुक है और उसका नंबर है 2180, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है। 2180 की मॉडल की वही सेम की आपकी नोटबुक में चल रही है आपके पास। ठीक है, और उसके अंदर आपके और दोनों में एक ही किस्म की हार्ड डिस्क लगी थी। ओके, मैं क्या करता सही हूँ, है। आपकी एक नोटबुक में से एक हार्ड डिस्क निकालता हूँ, और दोनों नोटबुक को बंद करता हूँ, एक नोटबुक की हार्ड डिस्क निकालता हूँ दूसरे में लगाता हूँ, और दूसरी की एक ही नोटबुक, एक ही हार्ड डिस्क निकाल के बी में लगाता हूँ, बी की ए में लगा दूँ, चल जाएगा? चल तो जाएगा, लेकिन मसले मसाइल होंगे फिर। नहीं, कुछ नहीं होंगे मसले दल। दोनों हार्ड डिस्क, दोनों ऑपरेटिंग, दोनों हार्डवेयर अच्छा। सेम है। अच्छा, ठीक बिल्कुल, है, तो 100% हंड्रेड कॉमन है, यानी परसेंट सेम है। कॉमन, 100% कॉमन है ना यार। अच्छा, सीपीयू फिर की तो सेल, ठीक है, फिर तो चल जाएगा। यहाँ से फिर तो लगा चल यहाँ से जाएगा। चल रहा, डेटा यहाँ से हाँ। वहाँ शिफ्ट हो गया ना। अब हाँ, मैंने हो गया। क्या, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ वहाँ डेटा लेके गया हूँ, इसका मतलब मैंने डेटा निकाला, डेटा वहाँ ले गया, डेटा इसका डेटा था कि मैंने हार्ड डिस्क निकाल के रख लिया अपने पास, दूसरी हार्ड डिस्क लगा ली। ठीक है, बैकअप हार्ड डिस्क बना के रख ली। तो अब क्या हुआ, इस केस के बाद हुआ, अब जो मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप के अंदर दो चीजें कॉमन है, जो कि मेमोरी और मेरा सीपीयू। ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी के, वो मेरी हार्ड डिस्क के डिपेंडेंट नहीं है, कि हार्ड डिस्क कोई भी लगा लूँ, मगर सेम मॉडल की होनी चाहिए। हार्ड डिस्क पर डेटा आ जाएगा, वो उसको चलाना शुरू कर देगा, यही हार्ड डिस्क लाऊं उसको चलाना शुरू कर देगा, ऐसा ही है। ऐसा ही है। ओके, यही चीज ओरेकल कर रहा है। ओरेकल कहता है कि यार इंस्टेंस और मेमोरी डिपेंडेंट नहीं है हार्ड डिस्क के डेटा के, उसको कोई भी डेटा दोगे वो चलाना शुरू कर देगा उसको। इस वजह से ओरेकल ने इंस्टेंस को अलग कर दिया। इंस्टेंस में दो चीजें हैं, आपका मेमोरी एरिया और बैकग्राउंड प्रोसेस। अब मेमोरी एरिया के अंदर क्या आता है, मेमोरी एरिया के अंदर कोई आप सेलेक्ट चलाते हो, सेलेक्ट सॉरी फ्रॉम कस्टमर, तो वो मेमोरी एरिया के अंदर आती है, वो बिल्कुल। कस्टमर की इनपुट उठाता है कहाँ से, हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क उठा रहा है पहले, हाँ हार्ड डिस्क बिल्कुल, से हार्ड उठा डिस्क के, उठा के लिए हार्ड डिस्क उठा के अपनी अपने पास मेमोरी ले के अंदर आएगा। ले, मेमोरी के अंदर बिल्कुल। लेके आएगा। मगर बिल्कुल। बैकग्राउंड प्रोसेस उसके अपने अपने सॉफ्टवेयर के प्रोसेस हैं वो, तो उसका ताल्लुक किसी किस्म का डेटा से नहीं है। ठीक है, अच्छा, इस, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट को प्रोसेस जो करेंगे, वो तो बैकग्राउंड प्रोसेस ही करके फिर लाके हाँ मतलब बिल्कुल, सीपीयू सीपीयू की यूटिलाइजेशन तो वही करेंगे ना, बैकग्राउंड बिल्कुल वही करें, प्रोसेस। वही करेंगे, मगर उसका डेटा से कोई ताल्लुक नहीं है। डेटा से तो कोई ताल्लुक नहीं। सही है ना? तो इसी वजह से हम्म। ओरेकल ने क्या किया, इंस्टेंस को अलग कर दिया, वो इंस्टेंस के अंदर दो चीजें डाल दी, एक मेमोरी एरिया और बैकग्राउंड प्रोसेस। अब इसका फायदा क्या होता है, अब आपको मैंने किसी जमाने में रैक पढ़ाया था। ठीक है, रैक के अंदर सही। हमने बात की थी, दो आपकी डेटाबेस, दो आपकी दो नोड है, और शेयर्ड स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब एक हर नोड की अपना इंस्टेंस था, नोड वन का अपना इंस्टेंस है, नोड टू का अपना इंस्टेंस, अगर नोड थ्री है सबका अपना अपना इंस्टेंस है, मगर सब के सब बिल्कुल। शेड शेड स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल। कॉन्सेप्ट यहाँ पे जाके इसको ओरेकल ने ये फायदा मिलता है, अगर ओरेकल ने इंस्टेंस को अलग कर दिया ना, कि मेमोरी एरिया हर सिस्टम का अलग है और सबका स्टोरेज एरिया अलग है। ठीक है, सही। ये कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया? नहीं नहीं, समझ में आ गया, यानी कि अच्छा, इसको जो स्टोरेज है इसको ऑरेकल फिजिकल स्टोरेज कहता है ना, फिजिकल यानी स्टोरेज, कि जो, फिजिकल स्टोरेज है है, ना। बिल्कुल बिल्कुल। स्टोरेज। ठीक है, तो अब सही। हमारे पास क्या है, इंस्टेंस क्या है, इंस्टेंस इक्वल्स टू मेमोरी एरिया प्लस बैकग्राउंड प्रोसेस। मेमोरी एरिया क्या है, जो टेम्परेली इंफॉर्मेशन कहाँ पे सेव हो रही है, आपकी मेमोरी एरिया में सेव हो रही है। ठीक है, अब टेम्परेरी इंफॉर्मेशन क्या है, कि जी मैंने कोई भी सेलेक्ट करी और सेलेक्ट करके उस मेमोरी में लेकर आता है। ठीक है, तो मेमोरी एरिया में रखने का पर्पस क्या है, कि मेरे पास फास्टेस्ट एक्सेस मिलेगा। अब यार फास्टेस्ट यानी एक्सेस, कि यहाँ पे वो, यानी कि एग्जीक्यूशन प्लान अपने पास उस मेमोरी एरिया पे रखेगा, और क्यूरी का आउटपुट शेयर्ड एसक्यूएल एरिया पे वो मेमोरी के अंदर रखेगा, यही चीज ना, ऐसे ही ना। हाँ इसको डिटेल भी करेंगे, ये शेड बोर्ड का आउटपुट रखेगा, वो भी हम उसकी बात नहीं करते, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। अच्छा। मेमोरी एरिया के अंदर क्या रख रहा है, कि आपका टेम्परेरी, मतलब कोई भी डेटा लेकर आएगा, वो टेम्परेरी आपके मेमोरी एरिया के अंदर रखेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब मैं एक चीज पूछूं कि अगर बोलिए। हमने इंस्टेंस शट डाउन कर दिया, ठीक है, हम्म, डेटाबेस शट डाउन कर दिया, अब कर दी, तो फिर तो सब फिर यानी कि क्या कहना चाहिए, फ्लश हो गया।
फ्लश हो गया, फ्लश हो जाएगा ना पूरा बिल्कुल मेमोरी एरिया। बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। मगर आपने दोबारा सेलेक्ट चलना शुरू होंगी तो वो जाके मेमोरी एरिया के अंदर, एसडीए के अंदर आपका जो भी मेमोरी एरिया वो डेटा आता जाएगा। जैसे आता जाएगा आपकी क्यूरी फास्ट हो जाएगी। अब मेमोरी एरिया में रखने का पर्पस क्या है? वो यही पर्पस है ना कि यार अभी लेट्स सपोज आप, मैं और एक डेटाबेस के ऊपर लेट्स सपोज 100 यूजर्स कनेक्टेड है और वो एक टेबल के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैंने सेलेक्ट करी, कोई सेलेक्ट चलाई, वो सेलेक्ट आके मेरी मेमोरी अंदर डेटा आ गया, ठीक है। अब मैंने जब फर्स्ट टाइम सेलेक्ट चलाई उस टाइम डेटाबेस आपने रिस्टार्ट किया था, तो फर्स्ट टाइम पे क्या किया उसने, देखा जाके मेमोरी एरिया के अंदर वो डेटा पड़ा था, उसने बोला नहीं मौजूद है भाई, नहीं है। उसने जाके डेटा फाइल से रीड किया और रीड कर देने का मेमोरी एरिया में जाके वो डेटा रख दिया, रख दिया। अब आपको रखने के बाद आपको डेटा रिटर्न कर दिया। अब आप, मैंने चलाई थी, अब सेम क्वेरी आपने चलाई, अब आपके इसके अंदर क्या करेगा, जाके दोबारा जाके चेक करेगा हाँ ये डेटा मेमोरी एरिया के अंदर मौजूद है या नहीं है। उसने देखा हाँ यार डेटा मेमोरी एरिया का डेटा मौजूद है, तो इस सिनेरियो के अंदर वो जाके आईओ डेटा फाइल से परफॉर्म नहीं करेगा, आपको डायरेक्टली मेमोरी से निकाल के शेयर कर देगा, ठीक है। तो अब जाके यही चीजें बनती जाएंगी तो आपकी क्यूरीज जो हैं वो फास्टेस्ट रिजल्ट देंगे, क्योंकि आपका डेटा जितना आपका मेमोरी एरिया से निकल के यूजर को मिलेगा तो आपकी परफॉर्मेंस डेटाबेस की उतनी फास्टेस्ट फास्ट हो जाएगी। तो ये बेसिक पर्पस क्या है मेमोरी एरिया के अंदर रखने का, वो यही पर्पस है कि ओरेकल अगर लेट्स वही बार बार जाके स्टोरेज से आईओ परफॉर्म करता रहेगा तो वो तो हार्ड डिस्क से डेटा लेकर आ रहा है, तो वो आपकी डेटा क्यूरी फास्ट नहीं हो सकेगी। इस वजह से ओरेकल ने ऑप्शन दिया कि मेमोरी के अंदर वो जाकर रखता है और आपको रिटर्न कर देता है। और ये समझ आ गई बात? सही सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। उसके बाद आता है बैकग्राउंड प्रोसेस, हमने बात कर ली कि बैकग्राउंड प्रोसेस का काम क्या है। अब कौन कौन से बैकग्राउंड प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे, मगर पर्पस बात करते हैं बैकग्राउंड प्रोसेसेस का काम क्या है। उनका काम ये है कि आपके डेटाबेस के जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो सारे के सारे कौन परफॉर्म कर रहा है, आपके बैकग्राउंड प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे हैं। सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, वट जो भी चीज परफॉर्म हो रही है डेटाबेस के अंदर, एक पूरा इंजन जो चला रहे हैं वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस चला रहे हैं, ठीक है। कोई सेलेक्ट लेकर आते हैं तो बैकग्राउंड प्रोसेस आपको सेलेक्ट पर रखता है, ठीक है। तो वो आप सेलेक्ट, अपडेट करना है, डिलीट करना है, वटेवर जो भी परफॉर्म करना है ऑपरेशन जो है वो कौन कर रहे हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस कर रहे हैं। जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो आपके कंप्यूटर में सीपीयू काम कर रहा होता है वो यही काम कर रहा होता है, जो जो कि बैकग्राउंड प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, वही बात। सही सही। अच्छा, अब इन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा और मजीद डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आपका आता है एस जी ए। मेमोरी एरिया को डिवाइड किया दो कंपोनेंट्स के अंदर। मेमोरी एरिया जिसके अंदर क्या आपका टेम्पररी इंफॉर्मेशन सेव हो रही है, तो सबसे पहला आपका आता है एस डी ए, सिस्टम ग्लोबल एरिया। सिस्टम ग्लोबल एरिया एक है पीजीए, प्राइवेट ग्लोबल एरिया भी कह सकते हैं आप, ठीक है। प्लगेबल ग्लोबल एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है अच्छा, हमारे, प्राइवेट भी, पीजीए तो प्राइवेट ग्लोबल एरिया भी कह सकते हो, दूसरा नाम क्या बताया आपने? प्लगेबल ग्लोबल एरिया, प्लगेबल। हाँ, ओके। ठीक है। अब बात करते हैं बाद प्राइवेट ग्लोबल एरिया के, कहते हैं कि प्राइवेट ग्लोबल एरिया को इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्राइवेट ग्लोबल एरिया, ठीक है। आता है एस डी आ गया, आता है सिस्टम ग्लोबल एरिया, जो आपका एस डी आ जाता है। अब एस डी ए क्या चीज़ है और पीजीए क्या चीज़ है। अब आपकी इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने कोई सेलेक्ट चलाई, ठीक है, मैंने कोई सेलेक्ट चलाया, सेलेक्ट करके वो डेटा उसने, डेटा जो भी है डेटा है, अभी मैं एसक्यूएल एग्जीक्यूशन प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो डेटा जो भी है उठा के उसने एक ऐसे एरिया में रख दिया है कि उसको हर कोई इस्तेमाल कर रहा है डेटाबेस के अंदर। आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और भी 100 ऑफ यूजर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो एरिया जो कि सिस्टम ग्लोबल एरिया है कि ओवरऑल इंजन के जितने भी बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं और हर यूजर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो उसने ओरेकल ने उसको अलग कर दिया, वो कर दिया ओरेकल ने सिस्टम ग्लोबल एरिया में, जैसे कि ये ओवरऑल इंजन इसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है, वो जो पूरा इस्तेमाल इंजन, करेगा वो एसजीए के अंदर एक जगह जाके उसने उसको वहां पे रख दिया। ठीक है। अब क्या हुआ, आपकी रैम थी 200 GB की रैम है, ठीक है। ठीक। आपने कहा यार 200 GB की रैम के अंदर मुझे एक मेमोरी एरिया मैंने एलोकेट कर दिया 100 GB का, ठीक है। 100 GB के अंदर मैंने कहा जो मेरा 50 GB मेरा एस है और 20 GB और 50 GB मेरा पीजी है, ठीक है। तो ओरेकल ने क्या किया, 50 GB का पीजीए और एसजीए एलोकेट कर दिया। वो सिर्फ उस 50 GB के अंदर ही अपना एसजीए को इस्तेमाल करेगा, सारे एसजीए को ऑपरेशन है उस 50 GB के अंदर करेगा।
ठीक है, वो ठीक है। एरिया कहाँ पे लिखा, एलोकेट कर दिया आपकी रैम के अंदर, आपकी फिजिकल मेमोरी के अंदर ओरेकल ने एक रिजर्व एरिया अपनी ने एलोकेट कर दिया कि ओरेकल जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा उस एसजीए के अंदर परफॉर्म करेगा, सिस्टम ग्लोबल एरिया के अंदर। उसके अंदर अपडेट जो भी आपका जो सेलेक्ट हो रही है, जो सेलेक्ट कर रहा है यूजर लेके आके सबको सब कुछ रखे, अब उसको इसका ओरेकल ने अलग किया कि जो ओवरऑल इंजन इस्तेमाल कर रहा है, जैसे बैकग्राउंड प्रोसेस इस्तेमाल करें, वो उस जगह से इस्तेमाल करेंगे। और वो एरिया जो कि यूजर का अपना प्राइवेट एरिया होगा, जिसमें ओरेकल यूजर की अपनी सॉर्टिंग परफॉर्म हो रही है, ठीक है ना, वो जो यूजर की कुछ अपनी प्लान्स होंगे, यूजर की कोई इन्फॉर्मेशन होंगी, सेशन की कोई इन्फॉर्मेशन होंगी, यूजर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो होंगी, वो कहाँ पे स्टोर हो रही है, आपके पीजीए के अंदर। कि अब आपका यूजर जितने यूजर्स एलोकेट होंगे, आपके यूजर जितने सेशंस बनाएंगे, ठीक है, कनेक्ट डेटाबेस पे कनेक्ट करेंगे, तो हर यूजर का अपना पीजीए बनेगा, ठीक है, हर यूजर अपना पीजीए बनेगा। और Recording in स्क्रीन नजर progress. आ रही, जी, जी, जी। ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम बात कर रहे थे पीजीए की, तो यूजर जब भी कोई डेटाबेस पे कनेक्शन बनाएगा, ठीक है, जो यूजर स्पेसिफिक यूजर का अपना प्राइवेट एरिया, जो आप डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, वो क्या होगा, अच्छा अच्छा, पीजीए पीजी जैसे ओरेकल ने लेट्स क्या सपोज किया। कि अगर हमने 10 जीबी पीजीए दिया हुआ है, ठीक है, और 50 सेशन बने हम्म हुए हैं, तो वो जो हमने जो मैक्सिमम वैल्यू पीजीए की जो हमने 10 जीबी दी हुई है, तो वो उसी उसी हिसाब से वो हम्म पर सेशन एलोकेट कर रहा होगा ना? ऐसे ही है ना, कि अगर 50 सेशन कनेक्ट हुए हैं, सबका अपना पीजीए एलोकेट होता है, तो हाँ, वो उसी उसी के अंदर विद होगा, इन पीजीए लिमिट होगा, है ना? बस बस उससे समझ बाहर नहीं नहीं आया। जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ओरेकल ने क्या किया, वो एक अलग से पीजीए का जो ऑप्शन दिया है, वो इसी लिए बता दिया कि हाँ जी पीजीए जो है ना, इसके अंदर क्या होगा, आपके जो प्राइवेट ग्लोबल एरिया के अंदर जो आपके सिर्फ यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होंगी, जिसमें अगर यूजर कोई सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो वो सब जो कि आपके पीजीए के अंदर जा रही होंगी। ठीक है, अब आती है लास्ट वन, आपकी आती है आपका स्टोरेज एरिया। अब हमने बात की थी कि जनाब वाली कि हमारा जो कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है, वो आपकी कहाँ पे, हार्ड डिस्क है जो आपका लास्ट कंपोनेंट है जो आपको परमानेंटली स्टोर करता है, वो आपका हार्ड डिस्क में स्टोर करता है। तो वैसे ही ओरेकल में क्या आ गया कि आपका जो भी परमानेंटली डेटा सेव हो रहा है, परमानेंटली डेटा सेव हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, कि स्टोरेज एरिया के अंदर हो गया। अब स्टोरेज एरिया की बहुत सी कंपोनेंट्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मगर परमानेंटली जो सेव हो रहा है वो आपको कहाँ सेव हो रहा है, आपके स्टोरेज स्टोरेज एरिया एरिया के में अंदर इन द सेव हो फॉर्म रहा है। ऑफ डेटा फाइल, जो जो ओरेकल की डेटा फाइल्स हैं। हाँ, वो बिल्कुल वो कंपोनेंट हम पढ़ेंगे आगे कि ओके, वो कौन कौन से ओके, ओके, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, अब वो हम ओके। आगे पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट मौजूद है। मगर स्टोरेज एरिया क्या है, वो आपका जो आपका डेटा जहाँ पे सेव हो रहा है, वो आपके स्टोरेज एरिया के अंदर सेव हो रहा है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ हो गई, हमने देख लिया कि यार ये बेसिक जो बात करते हैं ना, एक डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस की बेसिक चीज़ें, ये बेसिक, इन ये सारे कंपोनेंट्स से ही बन के सारी डेटाबेस चल रही है ओरेकल की। ठीक है, जो कि आपका डेटा, डेटाबेस, आरडीबीएमएस, एसक्यूएल, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंस्टेंस है, मेमोरी एरिया है, बैकग्राउंड प्रोसेस है, एसडीए, पीजीए, स्टोरेज एरिया। इन ये बेसिक जो मेन कंपोनेंट या मेन इसके कंपोनेंट्स को रखते हुए ओरेकल का पूरा इंजन जो है इन चीज़ों के बेस पे चल रहा है। सही, सही। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको आगे चलते हैं कि यार अब देखा जाए तो ओरेकल के जो कोर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि अब हमने अभी अभी डिस्कस किया था
कि ओरेकल डेटाबेस के इंस्टेंस में मेमोरी प्लस प्रोसेसेस है। ठीक है, मेमोरी प्लस प्रोसेसेस। तो मेमोरी में जो तीन कंपोनेंट्स है, जो कोर कंपोनेंट्स है ओरेकल के, एक है एसडीए सिस्टम ग्लोबल एरिया। अब अगर प्राइवेट ग्लोबल एरिया कहते हैं प्रोग्राम ग्लोबल एरिया, जो आपको ना प्रोग्राम ग्लोबल एरिया भी कहते हैं इसको। सही है, सही है। ठीक है, प्रोग्राम ग्लोबल एरिया भी कहते हैं। ठीक है, और लास्ट वन आता है बैकग्राउंड प्रोसेस। तो एस जी हमारा क्या हो गया, जो हमारा सिस्टम ग्लोबल एरिया कॉमन इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है पीजीए। पीजीए के अंदर हमारी जो यूजर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सेव कर रहे हैं, वो हम कहाँ सेव कर रहे हैं, अपने पीजीए के अंदर सेव कर रहे हैं। जो यूजर की इन्फॉर्मेशन होंगी, जैसे कि यूजर का आपकी सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, वो सॉर्टिंग एरिया जो भी होगी वो सब कुछ आपका कहाँ सेव होगा, आपका यूजर का वर्क एरिया भी होगा। ठीक है, यूजर की लेट्स वो ऑर्डर बाय लगाया यूजर ने, कोई ग्रुप बाय लगाया यूजर ने। ठीक है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, आपके सेशन की कोई वेरिएबल्स हैं, वो आपके पीएलएस की कोई वेरिएबल्स हैं, वो भी सारी की सारी आपकी कहाँ से हो रही है, आपके पीजे के अंदर जा रही होंगी। तो ओरेकल ने क्या किया, इस वजह से जो कि पीजीए जो है एक अलग से बना दिया, जाके यूजर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जाके पीजीए में सेव होगी। इसमें बहुत से ये भी होते हैं, बाइंड वेरिएबल्स भी होते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे बाइंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। कि आपकी सेलेक्ट चलाई है आपने। ठीक है, सेलेक्ट के अंदर आपने किया है सेलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर इज इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, अब कस्टमर इक्वल्स टू 1 2 3, ये क्या हुआ, इस आपने क्या किया, उसके अंदर हार्ड कोडेड वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब मैं आते हैं, अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, जैसे हमने बात की पाइथन है, बहुत सी लैंग्वेज है, इसमें होता है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल में क्या आ गया, आपने जो आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो वैसी होता है आपका बाइंड वेरिएबल। और ओरेकल आपका क्या होता है, इसको हार्ड कोडेड की जगह पे, हार्ड कोडेड वैल्यू 1 2 3 लिखने की जगह पे आप क्या करें, अपनी कोई बाइंड वेरिएबल डिफाइन करें, ताकि ओरेकल का एग्जीक्यूशन प्लान, ये अभी पढ़ेंगे हार्ड पार्सिंग सॉफ्ट पार्सिंग, तो क्या करता है वो अच्छा, बाइंड आपकी जो है वेरिएबल, एग्जीक्यूशन। यहाँ पे बस मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा था, उसको तो नहीं कहते लाइक कि रन टाइम पे वो आपसे वैल्यू पूछे कि आप वैल्यू डालें इस वैल्यू के अगेंस्ट। जैसे आपने कहा कि कस्टमर, अगर देखें एक एम्प्लॉय है, इसकी आईडी मतलब वैल्यू 1 है, और एक वैल्यू 2 है, और एक वैल्यू 3 है, लाइक 3 1 2 3। अब हम बाइंड वेरिएबल के थ्रू वो पास करवा रहे हैं कि आपने वैल्यू 1 पिक करवानी है, या 2 पिक करवानी है, या 3 पिक करवानी है। इसी को कहते हैं बाइंड वेरिएबल्स, या सिनेरियो डिफरेंट है? ये हाँ, तकरीबन यही बात है। अब इसको थोड़ा सा और आप पास सही है। देखें, मैंने अब कोई प्रोग्राम लिखा। ठीक है, उस प्रोग्राम के अंदर मैंने कोई सेलेक्ट चला रहा हूँ। मैंने कहा ये एक कस्टमर है, कस्टमर 1 2 3 नंबर है। कस्टमर का। ठीक है, कस्टमर वन ठीक टू है। थ्री मैंने सेलेक्ट चलाई, कस्टम सेलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम समथिंग वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, अब मैंने ये वैल्यू हार्ड कोडेड वैल्यू अपनी एप्लीकेशन में डाल दी। एप्लीकेशन में हार्ड कोडेड वैल्यू जा रही, अब डेटाबेस पे वो जाती है, कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू 1 2 3। अब ओरेकल क्या करता है, जो भी आपकी आती है ना स्टेटमेंट, जो भी आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट आती है, वो जाके चेक करता है। क्योंकि हम आगे पढ़ते हैं कि यार उसका जाके शेड पूल, आगे पढ़ेंगे शेड पूल में मेमोरी एरिया के अंदर वो क्यूरी मौजूद है या नहीं है। ठीक है, बोलता है यार ये क्यूरी मेमोरी एरिया में मौजूद है या नहीं है, उसके बेस के ऊपर बोलता है नहीं मौजूद है, तो उसके बेस पर उसका एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है। ओरेकल क्या करता है, अपना एक एग्जीक्यूशन प्लान सही है। बनाता है। अब क्या हुआ, अब आपने 1 2 3 लिख के दिया, उसका ओरेकल ने एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाया और उस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दिया। नेक्स्ट आपने दोबारा क्यूरी भेजी, आपने वहां लिख दिया 4 5 6। अब आपने दोबारा क्यूरी भेजी 4 5 6, पूरी क्यूरी सेम है, मगर सिर्फ डेटा 4 5 6 आ गया। ओरेकल समझेगा ये पूरी क्यूरी अलग है, अच्छा, उसका यानी कि इसको, दोबारा दोबारा ओके, एग्जीक्यूशन यानी प्लान कि उसका बनाएगा। इसको वो नई क्यूरी समझेगा, ओरेकल ओरेकल का इंजन। ओके। बिल्कुल, इंजन समझेगा नई क्यूरी है, कि वो उसको बोलेगा ये नई क्यूरी है, तो उसका दोबारा एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा। तो अब जितनी क्यूरीज पास हो रही हैं, अगर ये क्यूरी, अगर दिन में 100 या मिलियंस ऑफ क्यूरीज पास हो रही हैं, कोई कस्टमर 1 2 3 के नहीं हो रहे, 4 5 6 900 वट एवर जो भी कस्टमर्स के नहीं पास हो रही हैं, तो उतने एग्जीक्यूशन प्लान बनेंगे। तो आपके उतना आपका जो ना यूटिलाइज हो रहा है, अपनी हार्ड पासिंग हो रही है, मुसलसल एग्जीक्यूशन प्लान बन रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, बार बार एक्सक्यूएल जा रही है, वो तो कोई तरह से ऑप्टिमाइज ही नहीं हो पा रहा। तो एसक्यूएल क्योंकि अगर उसका बार बार उसका एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा हर बार, तो इसका मतलब है कि उसकी वो क्यूरी अलग है, हर बार उसका डेटा ब्लॉक अलग रखेगा। बिल्कुल, ऐसा ही है ना, यानी हर कि बार रखेगा अगर वो 100 दफा पास हो रही है दिन में, यानी कि वो उसकी हर दफा नया एग्जीक्यूशन प्लान, और हर एग्जीक्यूशन प्लान यानी कि हर प्लान क्वेरी बन, की अपनी अलग एसक्यूएल आईडी। ऐसे ही है ना, डिफरेंट। अलग आईडी बन रही,
अलग आईडी समझ रहा है, बोला ये अलग आईडी है तो उसका अलग ब्लॉक रखता है ओके। वो। हाँ सॉफ्ट, सही अलग सही ब्लॉक सही रख रहा सही। है, हर के ना। अब वो क्या हुआ, आपका डेटा रीयूज नहीं तो हो हो ही नहीं रहा। रहा, आपका बफर कैशे इस्तेमाल ही नहीं हो बिल्कुल। रहा। तो ये एक होती है, इसको कहते हैं हार्ड पार्सिंग, कहते हैं हार्ड पार्सिंग। इसी चीज को ओरेकल ने कहा भाई आप ना वहाँ हार्ड कोडेड वैल्यू ना करो, वहां आप वेरिएबल लिख दो। वेरिएबल से कहते हैं बाइंड वेरिएबल। अब आपने आपने अपनी एप्लीकेशन में एक बाइंड वेरिएबल पास कर दिया, उसका वेरिएबल का नाम दे दिया एबीसी, कॉलन लगा एबीसी वेरिएबल। अब ओरेकल के पास तो जो ये जा रहा है ना, हम वो बाइंड बाइंड वेरिएबल जो वेरिएबल जा जा रहे हैं, रहा ठीक है। है, ये आपने बोला मतलब एबीसी वो कॉलम, ऐसा कॉलम हम ले रहे हैं एडिशनल, या क्या? वेरिएबल वेरिएबल ले ले रहे रहे हैं, ठीक हैं, है। वेरिएबल, वो वेरिएबल है, उसमें कोई हार्ड कोडेड वैल्यू एसक्यूएल में लिख के नहीं भेज रहे, वो हम अलग से पास कर रहे हैं। ठीक है, मगर एसक्यूएल में नहीं जा रही, वो एसक्यूएल में नहीं जा रही। जो एसक्यूएल जा रही है ओरेकल के पास, वो विद विद बाइंड वेरिएबल जा रही है। ओरेकल लिखेगा हाँ ये बाइंड वेरिएबल लिखा है, ओरेकल फिर उस सिनेरियो क्या करेगा, उसका एग्जीक्यूशन प्लान अच्छा, दोबारा नहीं यहाँ पे मैं बनाएगा, यहाँ बोलेगा पे मैं ये वही समझ में मैं क्वेरी एक है। चीज पूछूं। हाँ ये बोले बोले। बताएं कि अगर लेट सपोज के हमने एप्लीकेशन पे बाइंड वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है, और ये क्यूरी जो है वाया एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन है वहां से पास हुई, ट्रिगर हुई, ठीक है, और अगर हम उसको एसक्यूएल सही है, टेक्स्ट देखना चाह रहे हैं, तो वहां पे वो शो हो रहा होगा कि ये बाइंड वेरिएबल के थ्रू पास हुई है, वहां पे बाइंड वेरिएबल बिल्कुल। बाइंड वेरिएबल लिखा हुआ है कॉलन, बाइंड वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, आएगा। अच्छा, वो जब हम डिटेल में वैल्यू वैल्यू नहीं नहीं आएगी, आएगी। अच्छा अच्छा। वैल्यू है, अच्छा, वैल्यू नहीं वैल्यू आएगी। नहीं आएगी। अच्छा, बाइंड वेरिएबल आएगा, और वो वैल्यू, अच्छा, बाइंड वैल्यू वेरिएबल, कैसे पास होगी उसने तो वो, जैसे कि हमने बाइंड वेरिएबल डाल दिया, ठीक है, अब वहां पे फिर हमें कुछ वैल्यू तो एंटर हार्डकोर करनी होगी ना, यानी मतलब। वो हाँ, हाँ वो वैल्यू हमने एज ए एसक्यूएल में पास नहीं करना पड़ेगी, उसको पास करने के लिए ओरेकल ने एक अलग सा ऑप्शन दे दिया कि आप इसको एज ए वैल्यू पास करें डिफरेंट तरीके से। यहाँ पे तो आपने एसक्यूएल का नाम दे दें, उस एसक्यूएल को जब चलाने जाए तो उसमें वहां पे वैल्यू जो ना, उस वैल्यू के अंदर ना लिखे, उस वेरिएबल के अंदर लिखे। उस वेरी बात समझ रहे हो, देखो वेरिएबल आपने लिखा है सेलेक्ट स्टैटिक मतलब वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू बाइंड वेरिएबल का नाम, वो है एबीसी। ठीक है, इज इक्वल्स टू बाइंड वेरिएबल का नाम दे दिया ऊपर। इस एसक्यूएल को चलाने से पहले उसको लिख दिया एबीसी इज इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, अब एबीसी इज इक्वल्स टू 1 2 3 सही दे है। दिया, और नीचे एसक्यूएल चला दिया वेयर एसक्यूएल कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू एबीसी। अब जब जो क्यूरी ओरेकल के पास पहुंची, वहां वहां लगा था वेरिएबल एबीसी। ठीक है, ओरेकल के लिए वो एबीसी वैल्यू हुई, वो वैल्यू लेके नहीं गया, उसकी वैल्यू ओरेकल ने देखा यार ये वेरिएबल है कोई। ठीक है, फिर ओरेकल ने देखा कि यार इसका वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से मुझे मिलेगी, इसने इसने वेरिएबल भेजा है तो उसकी वेरिएबल से पिक करके लेकर आएगा। अच्छा, वेरिएबल से पिक करके लाएगा, तो अच्छा हर दफा अगर उस हर एस दफा चेंज हो रही है हाँ, वेरिएबल की जैसे वैल्यू, हाँ, मतलब कि ऑन डिमांड हाँ, चेंज हो रही है, तो इस पे जो है सॉफ्ट पार्सिंग कैसे होगी? या ये हम बाद में पढ़ लेंगे? हाँ, नहीं नहीं मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो आपने रही है मुझे। मैंने एक हाँ मैं बताता हूँ, देखो मैंने प्रोग्रामिंग करी, मैंने सॉफ्टवेयर को अपना प्रोग्राम ठीक है। लिखा। ठीक है, प्रोग्राम मैंने बनाया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका नाम दिया एबीसी। वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग वेरिएबल था, एबीसी में डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद मैंने फिर एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखी। अब इस वेरिएबल को कोई वैल्यू पास नहीं करी मैंने। ठीक है, मैंने एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखी, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू जो मेरे वेरिएबल का नाम है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है। ठीक हुई बात, ये हो गई मेरे वेरिएबल की आईडी चली गई, ये मेरी कोडिंग लिखी हुई है। अब मैंने इसी लाइन से पहले, ये लाइन जो सेलेक्ट लिखी थी, जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उस वेरिएबल डिक्लेयर कर देने के बाद उस वेरिएबल के अंदर भी मैंने एक वैल्यू भी एलोकेट करवाई, कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो मेरा एक, लेट्स सपोज मेरा कॉम्बो बॉक्स, आपने कभी ड्रॉप डाउन बॉक्स देखा है, ड्रॉप डाउन विंडो आती है, ड्रॉप डाउन के अंदर नहीं नहीं, मतलब थोड़ा सा डिटेल थोड़ा। प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के अंदर आप देखेंगे तो एक होती है लिस्ट, अगर आपने लेट्स सपोज मल्टीपल वैल्यू दिखानी है, तो एक प्रोग्रामिंग, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर फेसबुक खोले, ड्रॉप डाउन विंडो खुलती है, जिसमें लेट्स सपोज कोई कंट्री सेलेक्ट करनी है आपने, अच्छा तो अच्छा। कंट्री में हाँ हाँ, पाकिस्तान आ बिल्कुल रहा है, बिल्कुल 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 चाइना आ बिल्कुल रही, बिल्कुल। इस इसे कहते हैं ड्रॉप ड्रॉप डाउन डाउन लिस्ट। लिस्ट, ठीक है, सही सही। ठीक है,
ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये कोडिंग के अंदर मैंने क्या किया, जो मैंने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, इसका नाम था कस्टमर कस्टमर नेम, नेम। ठीक है। ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन किया कस्टमर नेम का नाम, तो उसका उसकी डेटा टाइप थी स्ट्रिंग। ठीक है, कस्टमर नेम, और मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू कस्टमर नेम, मैंने वो वेरिएबल का नाम दे दिया। ठीक हुई बात। अब वो जो मेरा वेरिएबल था ना कस्टमर नेम का, मैंने क्या किया, वो जो मेरी लिस्ट है ना जहां से मैं कंट्री का नाम सेलेक्ट करता हूँ, लिस्ट ऑफ मैंने वैल्यूज वहां पे जिसको कह उसकी लें हम। चेंज के ऊपर, हाँ लिस्ट ऑफ, जहाँ पे मैं कंट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान पर, मैंने वहां पे सेलेक्ट किया अफगानिस्तान, मुझे पाकिस्तान सेलेक्ट किया, अफगानिस्तान छोड़ो, ठीक पाकिस्तान है। सेलेक्ट किया मैंने, या मैंने चाइना सेलेक्ट किया। जैसे ही मैं चाइना सेलेक्ट करूँ, मैंने उसी जो मेरा जो इवेंट वो था ना मेरा हम्म। कॉम्बो, जो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट थी उसी पे मैं लगा दिया कि जो मेरा कस्टमर नेम, जो कस्टमर नेम का जो वेरिएबल है, उसको इक्वल कर दो मेरी जो 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 वैल्यू इसके अंदर मैंने सेलेक्ट करी, उसमें ये वैल्यू डाल दो। ओके। ठीक है, ये कोडिंग का पार्ट है, क्योंकि ये आपको समझ, ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है। तो मैंने वहां पे कर दिया कि इस वेरिएबल के अंदर जो कस्टमर नेम का वेरिएबल है, इसके अंदर ये जो वैल्यू मैंने सेलेक्ट करी इसमें ये डाल दो। ठीक है, वही बात। अब आपने क्या किया, यूजर ने सेलेक्ट एग्जीक्यूट का बटन दबाया। ठीक है, अब एग्जीक्यूट के बटन के ऊपर मैंने लगाई हुई है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल्स टू उस वेरिएबल का नाम दिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर अब ओरेकल के पास जो वो जाएगी ना एसक्यूएल जाएगी, वो मेरी ये वाली एसक्यूएल जाएगी, इसमें कस्टमर नेम लिखा हुआ है, जो वेरिएबल लिखा है, तो उसके पास वो जाएगी। ठीक है, मगर वो जो मैंने उसकी वैल्यू पास करी है ना, अब ओरेकल को ये पता है कि अगर यहाँ पे एज ए वेरिएबल इसने लिख के दिया है, तो इसकी जो वैल्यू है मैं सेव करूंगा एक डिफरेंट जगह के ऊपर, डायरेक्टली एसक्यूएल में सेव नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो गई किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर, उसने अगर चेक किया, हाँ जी ये एसक्यूएल आई है, इसके अंदर नेम इस तरीके से लिखा हुआ है, हाँ जी, उसने बोला हाँ ये मेरे लिए बिल्कुल सही है, नेक्स्ट जब वैल्यू आएगी उसने बोला ये सेम वैल्यू आई है, तो वहां से फिर उसने यही चीज पिक करी। अब उसको वैल्यू रिक्वायर्ड थी, तो वैल्यू जाकर उसने चेक की इस वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, वो मेमोरी के अंदर सेव थी। मेमोरी के अंदर जाके उस पर्टिकुलर वेरिएबल की लोकेशन पे गया और वहां से वैल्यू जाकर खुद ही पुट करी ओरेकल ने, वो वहां जाके पुट कर दी, इंजन ने खुद पुट करी। ठीक है, आपने नहीं भेजी, ओरेकल इंजन ने वहां से जो मेमोरी एरिया के अंदर, क्योंकि जो वेरिएबल होता है उसका काम यही होता है कि आपकी जो वैल्यू होती है वो टेम्पररी तौर पे मेमोरी के अंदर सेव करता है। जो वेरिएबल का काम जो होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग में, कि वेरिएबल का असल पर्पस ही ये होता है कि आपकी वैल्यू को टेम्पररी तौर पे यानी मेमोरी कि के अंदर ड्रॉप एक डाउन लिस्ट एरिया में अगर लोकेशन 10 वैल्यू हैं उस वेरिएबल के अगेंस्ट, क्योंकि उसमें से वो कोई भी पिक कर ले, लेट्स सपोज, तो वो 10 की 10 हाँ, वैल्यूज जो हमने वो मेमोरी में रखी हुई हैं। एक 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 ही सेलेक्ट करेगा ना। अब मैंने अगर लेट्स नहीं, पाकिस्तान करेगा सेलेक्ट तो किया, एक, तो करेगा तो एक, पाकिस्तान, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ हाँ रही है, तो वो भी तो वो हाँ, मेमोरी से लेके आ रहा होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो नहीं, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, वो तो उस ड्रॉप डाउन के अंदर पड़ी हुई है ना, उसको उस वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है, वो तो ड्रॉप डाउन है, वो तो ड्रॉप डाउन का अलग अच्छा, ऑब्जेक्ट है। वो ड्रॉप डाउन का जो ऑब्जेक्ट है वो वो तो अलग अलग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, है। अच्छा, उसका मेमोरी से कोई लेना देना नहीं वो है, अलग ओके। ऑब्जेक्ट है। नहीं, मेमोरी से है, उस वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं, जो कस्टमर का वेरिएबल है, उस कस्टमर के वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू जाएगी, जो मैंने ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करी होगी उस टाइम पे। मैंने पाकिस्तान तो सेलेक्ट किया, एक, मैंने तो इंडिया एक एक, सेलेक्ट एक किया, जाएगी, ठीक है। वो एक उसके बता दिया कि मेमोरी के अंदर उसने लिख दिया कस्टमर की ये वेरिएबल बना हुआ है, उसको उसकी जगह पे लिख दो पाकिस्तान। ठीक है, अब ओरेकल के इंजन के पास वो क्यूरी गई, जो आपने क्यूरी भेजी थी, उसके पास क्यूरी आई थी सेलेक्ट फ्रॉम वेयर कंट्री नेम इज इक्वल्स टू ये, वहां लिखा था वेरिएबल का नाम। ठीक है, उसने इंजन ने जाके चेक किया, उसका एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाया। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू थी जहां से उसको एग्जीक्यूट करना था, उसने देखा ये वेरिएबल है, उसने अगर चेक किया ये वेरिएबल है, उसने वेरिएबल की वैल्यू को मेमोरी से ही पिक किया, देखा वेरिएबल मेमोरी की वैल्यू ये पड़ी हुई थी, जो ड्रॉप डाउन के टाइम पे ओरेकल ने वहां एलोकेट की, यूजर ने एलोकेट की थी, उसने वहीं से वो वैल्यू उठाई, उठा के उसने वहां पे प्लेस करवा दी। ठीक है, जैसी प्लेस करवाई और उसने उसके बेस पे डेटा चला दी। अब क्या होगा, इस बेस के ऊपर ओरेकल जब भी क्यूरी चलाएगा, तो उसको वहां पे आप जो भेज रहे हो उसको बाय बाइंड वेरिएबल भेज रहे हो, तो ओरेकल क्या करेगा इस सिनेरियो में, उसका जो है एग्जीक्यूशन प्लान बार बार नहीं बनाएगा। अगर आपने हार्ड कोड कर दिया, तो उसके में वो बार बार एग्जीक्यूशन प्लान ओके। बनाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जैसे पाकिस्तान से इंडिया सेलेक्ट हो गया, तो वो इंडिया बी पे वो फिर वो हाँ, बाइंड वेरिएबल खुद अपनी मेमोरी में जाके देखेगा और ड्रॉप डाउन लिस्ट से वो खुद, वो इंडिया को पिक बिल्कुल, करके उसके उस बाइंड वेरिएबल पे ला के रख देगा, और
एग्जीक्यूशन प्लान दाब चेंज दे, नहीं होगा, यानी कि एसक्यूएल आईडी चेंज नहीं होगी बिल्कुल नहीं होगा, और फिर बुला के इसको रन टाइम बिल्कुल पे नहीं ला, होगा, ओके, एग्जीक्यूट कर देगा। बिल्कुल। तो आप अगर हमने यही काम बचने के लिए और करने का है कि सॉफ्ट पार्सिंग और हार्ड पार्सिंग के बचने के लिए आप अपनी क्या है जो वैल्यू है वहाँ पे हार्ड कोडेड ना करो, वहाँ पे आप बाइनरी वेरिएबल इस्तेमाल करो। अच्छा, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन है, मतलब कि जब आगे जाके हम एक दफा कर लेंगे ना डेटाबेस, ठीक हाँ, है, वो कर लेंगे, वो होगा होगा मिलेगा मिलेगा आपको, मैं वो सही है, बता दूंगा कि आपने बाइनरी वेरिएबल होता क्या है, मतलब किस तरीके से काम करता है, वो हम कर ठीक है, लेंगे ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है, ताला। ठीक है। अच्छा, और शेड पूल में ये बाइंड वेरिएबल्स का भी डिस्कस यही इसी पे ही आ रहा है ये, आप, हाँ, अब ये देखें, अभी तो मैं आपको एक ठीक है, ठीक ओवरऑल है, ठीक है, बता ठीक रहा हूँ ठीक ना, देखें ठीक ठीक आगे ये है, ये मैंने इसको डिटेल भी रखी हुई, आप देखो ना जी ये जी स्क्रीन पे जी ना, नजर, ये इसमें यहाँ पे रखा है, हाँ, तो ये मैंने यहाँ ऐसे ही रखा था। तो अभी क्या कर रहे हैं हम ये अ, तो ये हो गया कि आपके बैकग्राउंड प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया, काम सही क्या है, कर रहे हैं कि जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो आप पे कौन कर रहे हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसेस कर रहे सही हैं, है, सही है, ठीक है। अच्छा, अब आता है लास्ट जो आपका आती है, जो तो आपके इसमें जो कोर कंपोनेंट में आते हैं ओरेकल डेटाबेस के फिजिकल फाइल्स, ठीक है। फिजिकल फाइल्स जो कि हमने बात की थी स्टोरेज एरिया, स्टोरेज है, ठीक है, फिजिकल फाइल्स में स्टोरेज एरिया आता है जिसमें आपकी आती है डेटा फाइल्स। डेटा फाइल्स में क्या है आपका डेटा, जो भी डेटा होगा ना, एक्चुअल डेटा, ठीक है, वो आपका फिजिकली जो फाइल होंगी वो आपका डेटा फाइल के अंदर सेव हो रहा होगा, ठीक है। वो कहाँ सेव हो रहा होगा, आपकी डेटा डेटा फाइल फाइल के के अंदर। अंदर, एक होती है इसमें कंट्रोल फाइल। कंट्रोल फाइल क्या समझ लें आप, क्या होती है, मेटा डेटा है कि आपकी डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है ना, वो आपके कंट्रोल फाइल के अंदर लिखा हुआ है, यार आपकी कितनी डेटा फाइल्स मौजूद हैं, ठीक है। डेटा फाइल में लास्ट एससीएन नंबर क्या होता, अब एससीएन नंबर सिस्टम चेंज नंबर, कोई भी चेंजेस परफॉर्म हो रही है तो ओरेकल उसका एक एससीएन नंबर जनरेट कर रहा है, सिस्टम चेंज सही नंबर है, जनरेट करता है, कोई भी चेंज अपडेट हो रही है, डिलीट हो रही है, वट उसका सिस्टम चेंज नंबर जनरेट करता है और उसके बेस के ऊपर उसको रिकॉर्ड करता है। तो हर डेटा फाइल, लेट्स सपोज कोई अपडेट करी उसने डेटा फाइल के अंदर, तो उसका एससीएन नंबर अपडेट करेगा और एससीएन नंबर की इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट कंट्रोल फाइल में डाल देगा कि मैंने कौन सी डेटा फाइल में यानी चेंज मारा है, ये इसको इस तरह से ना, ठीक ये है। जो डेटा फाइल है, डेटा फाइल, हर डेटा फाइल का फाइल हेडर होता है, और है ना, और उस पे एससीएन बिल्कुल लास्ट अपडेट वो जो है कंट्रोल फाइल के डेटा फाइल हेडर से मैच होना चाहिए, सिंक होना चाहिए ये, बिल्कुल बिल्कुल, हर डेटा फाइल के हेडर पे वो एससीएन नंबर लिख देगा, ठीक है। और वो उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने बता देगा कि भाई मैंने इस डेटा फाइल के अंदर ये चेंज करी है, उसका ये एससीएन अच्छा, नंबर ये मेरे पास ये कंट्रोल फाइल और अपडेट है। डेटा फाइल को तो सिंक करने के लिए यहाँ पे चेक पॉइंट, वो जो बैकग्राउंड प्रोसेस है वो इसको सिंक कर रहा होता है ना, वो हाँ हाँ, वो सही है, आगे पढ़ेंगे, बैकग्राउंड प्रोसेस पढ़ेंगे, तो वो यही काम वो बैकग्राउंड प्रोसेस ही कर रहा होता है। तो कंट्रोल फाइल क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर्ड है आपके डेटाबेस ठीक है, का, आपकी डेटाबेस का मेटा डेटा समझ लें आप, ठीक है ना। जितनी भी कंट्रोल फाइल्स आपके डेटा फाइल में मौजूद हैं, जितनी भी आपकी डेटाबेस के अंदर रीडू लॉग फाइल्स मौजूद हैं, वो सारी की सारी आपकी कंट्रोल फाइल के अंदर। तो ये समझ लें एक आपकी सिंगल पॉइंट ऑफ, अगर आपकी कंट्रोल फाइल किसी वजह से करप्ट हो जाएगा तो आपका डेटाबेस डाउन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे नॉर्मली, ये अच्छा आपकी यहाँ पे मेन, कामरान भाई, अगर दो कंट्रोल फाइल्स हैं हमारे पास, ठीक है, नॉर्मली तो दो होती हैं, CTL.CTL, एक 01 एक 02, और दोनों, देखें इसमें नॉर्मल, हाँ आप तो पूरा करें। अगर मैं वैसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर दो में से एक करप्ट हो गई या एक डिलीट हो गई गलती से, तो डेटाबेस चलती रहेगी एक पे ही, या वो एरर जनरेट कर देगी अगर दो में से एक डिलीट हो गई कंट्रोल फाइल फिजिकली, हम्म तो डेटाबेस चलती हम्म रहेगी या डाउन हो हम्म जाएगी? देखें डेटाबेस चलता रहेगा, मगर आपको अलर्ट लॉग के अंदर आपको एक अलर्ट आ अलर्ट आ जाएगा कि जाएगा, एक डिलीट हो गई है, एक आपकी करप्ट हो गई है, आपका डेटाबेस चलता रहेगा उस कंट्रोल फाइल, एक कंट्रोल तो फाइल के बेस। होता क्या है, जो सेम कंट्रोल फाइल अगर आपकी दो है ना, तो वो उसी कॉपी होती है, उसकी उसकी कॉपी होती है, ठीक है, ठीक है। तो उसी कॉपी होती है उस आपकी जो कंट्रोल फाइल चल रही है ना, उनका वो कंट्रोल फाइल चेंज कर रहा है तो एक पे लिखता है, सेकंड में वही चीज़ लिख रहा होता है। अगर वो एक फाइल खराब हो जाएगी तो मगर नॉर्मली देखें होता है ये, जब आप डेटाबेस डीबीसीए से क्रिएट जी जी, करते हो ना, तो वो 3 कंट्रोल फाइल बनाता है, ठीक है, 3 कंट्रोल फाइल बनाता है तब। आप ये है कि आप चाहो तो एक भी रख लो, जरूरी नहीं है आपको दो रख लो, आप एक भी रख लो कंट्रोल, आपकी वहाँ पे जाके साइज कंट्रोल फाइल हटा दो, आपको मुझे एक ही कंट्रोल फाइल चाहिए, एक एक से आपका ऑपरेटिंग डेटाबेस चलता ओके, रहेगा। लेकिन इसकी मल्टीप्लेक्सिंग रिक्वायर्ड, मतलब कि जरूरी है ना, डिफरेंट लोकेशन पे हाँ, माउंट पॉइंट भी डिफरेंट हो, डिफरेंट मल्टीपल, ओके, बिल्कुल। मगर अब बात ये आती है कि लेट्स सपोज आपने ए सेम रखा हुआ है, ठीक है, और ए सेम पे एक ही लोकेशन पे दोनों कंट्रोल फाइल रखी हुई है, तो बेकार है,
एक ही लोकेशन पे एक ही डायरेक्टरी के अंदर दोनों कंट्रोल फाइल यानी रखी कि हुई है, वो एक ही बेकार है डिस्क किसी ग्रुप यहाँ में पे। रखी हुई है तो तो एस बेकार है। बेकार है ना। अब वो आपका डिस्क डिलीट होता है तो खत्म हो जाएगा। मगर यही चीज आपके, जब मैं बात करता हूँ एक्सेडेटा के केस में, तो एक्सेडेटा के अंदर अगर लेट्स सपोज दो मेरे डिस्क ग्रुप बने हुए एएसएम के, तो क्या करता है वो, एक डिस्क ग्रुप पे एक रिको का होता है, एक डेटा का होता है। तो डेटा के अंदर एक कंट्रोल फाइल रखता है, एक रिको के अंदर रखता है। तो वो इस तरीके से ओरेकल मेंटेन कर रहा होता है। ओके। ठीक है। तो क्या हो गया आपका जो है ना, कंट्रोल फाइल के अंदर आपका डेटाबेस का नाम है, आपके डेटाबेस की आईडी, डीबी आईडी, डेटाबेस की आईडी भी यहाँ पे अच्छा, सेव होता डेटाबेस है। क्या है? ओके। ठीक है। आपके डेटा, आपकी डेटा फाइल का नाम है, लोकेशन है, ठीक है, रीलॉग फाइल का लोकेशन नाम है। अभी चेक पॉइंट आगे पढ़ेंगे, चेक पॉइंट की इन्फॉर्मेशन है, टेबल स्पेस की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। और आपके का स्टेटस जो भी होगा ना, वो भी आपके जो है ना कंट्रोल यानी कि फाइल बैकअप की रिपॉजिटरी मेंटेन भी कर रहा होगा। अगर हमने क्या कहते हैं कैटलॉग डेटाबेस नहीं रखी हुई, तो वो नहीं हम्म। बनाई हुई, तो हमारी जो कंट्रोल फाइल है हम्म। वो वही बैकअप की रिपॉजिटरी भी वही है। हाँ, अभी अगर लेट्स वो बैकअप है, मैं बैकअप लेता हूँ ना, हम्म, आरमेन का बैकअप है, तो वो बैकअप की इन्फॉर्मेशन भी आपके कंट्रोल फाइल में सेव हो रही होती है। सही। ठीक है। तो जस्ट लाइक ये क्या है, आपकी मेटा डेटा है आपके डेटाबेस का मेटा डेटा है। कंट्रोल फाइल, स्ट्रक्चर जो है ना डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो है आपकी अच्छा, कंट्रोल लेकिन फाइल में मेटा सेव डेटा होगा। का एक टेबल स्पेस अलग से, एक सिक्स और सिस्टम पे भी तो वो एक टेबल स्पेस है, वो वहां पे भी तो हो रहा होता है। कौन सा उसकी बात करते हो, वो देखो वो टेबल स्पेस की इन्फॉर्मेशन है, हाँ वो भी सेव हो रहा होता है। वो अगर वो ये नहीं है, वो सिक्स बॉक्स की बात तो करो। एक तो AWR रिपोर्ट्स के लिए होता है और एक मेटा डेटा के लिए होता है। मैं उसकी हाँ हाँ वो भी होता है। हाँ हाँ वो भी होता है। देखिए हर चीज़ का अपना अच्छा, वो पर्पस है। देख। ठीक है, सिक्स बॉक्स की बात करो जी जी। सिस्टम के लिए, देखो वो भी उसका पर्पस है। ठीक है। मगर कंट्रोल फाइल, कंट्रोल वो आपका कब चलेगा, जब आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। कंट्रोल फाइल तो आपकी जब चल रही है, डेटाबेस आपका माउंट स्टेज बिल्कुल। पे अंदर है, डेटाबेस को स्टार्ट स्टॉप करना है डेटा फाइल का, तो आपकी वो काम के लिए जो है ना आपकी कंट्रोल फाइल चल रही है। तो हर उस टेबल स्पेस के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें वो चीज़ें किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, वो वहाँ भी होती हैं। ओके ओके। यानी कि ओपन के बाद वो सब चीजें सिंक होंगी, वो तो बहुत बात की बात है। यानी कि अगर हमें माउंट तक भी लाना है तो हाँ वो तो कंट्रोल फाइल को रीड करेगा ना पहले से ही। ओके। बिल्कुल, वो उसको रीड करके वहाँ से लेकर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं ठीक है। जी। रीलॉग फाइल के। जितनी भी चेंजेस हैं, जो भी चेंज हो रहा है डेटाबेस के अंदर, ठीक है, तो ओरेकल करता क्या है कि काम करें। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में रखते हैं, मेरी भी कोई क्लास है, देखता हूँ। ठीक है, इसको हम कल नहीं, परसों रख लेते हैं। किस टाइम पे? ठीक है, चलें, इसी ठीक है, टाइम दस पे। 10 बजे ना, चलो, ठीक है। हाँ चलें, ऐसा ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो कल परसों परसों इंशाल्लाह चलें, दोबारा ठीक है, कंटिन्यू ठीक है। करते हैं। ठीक है कामरान भाई। चलें। ओके ओके, अल्लाह ओके हाफिज। भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। Record